रात का घना अंधेरा, ऊपर से जोरों की बारिश हो रही थी। सारा माहौल झींगुरों की आवाज से गूंज रहा था। वहीं जंगल के बाहरी हिस्से में बिल्कुल शांत इलाके में एक बहुत ही खूबसूरत सा बंगला बना हुआ था। लेकिन उस अंधेरी रात में बाहर से वो बंगला भी दिखने में काफी भयानक लग रहा था। उस बंगले के पास में एक बहुत बड़ा पेड़ था। अंधेरे में वो पेड़ काफी डरावना लग रहा था। पूरे बंगले की लाइट बंद थी। सिर्फ एक खिड़की ऐसी थी जिसके अंदर से बाहर की ओर रोशनी आ रही थी। पूरे बंगले में उस खिड़की से निकलते रोशनी के अलावा सारे बंगले की लाइट्स बंद थी। चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा फैला हुआ था। उस खिड़की के पास बैठे हुए कबूतरों का झुंड अचानक से फड़फड़ाते हुए उड़ गया। शायद उन्होंने किसी अदृश्य शक्ति को महसूस किया हो। खिड़की का कांच सफेद रंग का था, जिसकी वजह से बाहर से अंदर का कुछ भी दिख नहीं रहा था। क्या सचमुच कोई अदृश्य शक्ति वहां थे? शायद हो भी सकता है, क्योंकि ऐसे अचानक कबूतरे के झुंड का उड़ना कोई सामान्य बात नहीं थे। वहां अंदर उस बेडरूम में कोई आदमी सोया हुआ था। उस बेड पर सोए हुए आदमी ने अपनी करवट बदली तो उसका चेहरा लाइट के दूसरी तरफ हो गया। इसलिए वो आदमी कौन था पहचान पाना मुश्किल था। बेड के बगल में टेबल पर उसका चश्मा रखा हुआ था। शायद सोने से पहले उस आदमी ने अपना चश्मा निकालकर टेबल पर रख दिया था। बेडरूम में सब तरफ बियर की बोतलें, न्यूज़पेपर और कुछ मैगजीन वगैरह पड़े हुए थे। बेडरूम का दरवाज़ा अंदर से बंद था। उस बेडरूम में सिर्फ एक ही खिड़की थी, वो भी अंदर से बंद थी। आदमी ने एक बार फिर से करवट बदले तो उसका चेहरा अब लाइट की तरफ था। उसका चेहरा साफ दिखने लगा। वो शख्स ऋषभ था, जिसकी उम्र लगभग 28 से 29 साल और उसके चेहरे पर हल्की दाढ़ी थी। तभी अचानक से रूम की लाइट जलने बुझने लगी और खिड़की से कोई साया धीरे धीरे ऋषभ की तरफ बढ़ रहा था। नींद में भी ऋषभ को कुछ आहट महसूस हुई तो वो हड़बड़ा कर उठ गया। अब तो वो साया उसके सामने आ गया था। उस साए को देखकर ऋषभ के चेहरे पर डर झलकने लगा और पूरा बदन पसीने से भीग गया। वो अपना बचाव करने के लिए बेड से उठने लगा, लेकिन वो कुछ कर पाता उससे पहले ही साए ने उस पर हमला बोल दिया। पूरे बंगले में ऋषभ की बहुत तेज दर्दनाक चीख गूंजी और फिर एकदम सन्नाटा हो गया, बिल्कुल पहले की तरह। रोज की तरह सुबह सुबह रास्ते पर काफ़ी भीड़ थी। लोगों को अपने काम पर जाने की जल्दी थी, इसलिए रास्ते में काफ़ी चहल पहल थी। ऐसे में अचानक उस भीड़ से पुलिस की गाड़ी आती हुई दिखी। आसपास के लोग पुलिस की गाड़ी के सायरन की आवाज़ सुनते ही काफ़ी गंभीर हो गए। रास्ते पर चल रहे लोग तुरंत उस गाड़ी को रास्ता देते हुए बिल्कुल साइड होने लगे और जो लोग पैदल चल रहे थे वो उत्सुकता और आश्चर्य के मिले जुले भाव लिए अपने डरे चेहरे से जाती हुई पुलिस की गाड़ी को मुड़ मुड़ कर देख रहे थे। पुलिस के गाड़ी के चले जाने के बाद भी थोड़ी देर तक माहौल में वैसे ही गंभीरता बनी रही। फिर कुछ देर बाद में सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा नॉर्मल हो गया। एक पुलिस का फॉरेंसिक टीम मेंबर बंगले के उस बेडरूम के खुले दरवाजे के पास इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, जहां पर खून लगा हुआ था। उतने में उसे किसी के आने की आवाज़ सुनाई दी। इन्वेस्टिगेशन करने वाले मेंबर ने पलटकर जैसे ही देखा, सामने उसे एक आदमी बहुत ही ऊंचे स्वर में पूछा, बॉडी किधर है?
इधर अंदर। इन्वेस्टिगेशन करने वाले टीम मेंबर ने बहुत ही अदब के साथ खड़े होते हुए कहा। डिटेक्टिव निशांत राणा, उम्र 35 के आसपास, बिल्कुल अनुशासित, अच्छी खासी 6 फीट की लंबाई और बिल्कुल फिट बॉडी। वो अंदर उस बेडरूम में इन्वेस्टिगेशन करने वाले टीम मेंबर के साथ गया। निशांत ने देखा ऋषभ की बॉडी बेड पर पड़ी हुई थी। उसकी आंखें बाहर आई हुई थी और गर्दन एक तरफ लुढ़क गई थी। जीभ भी बाहर की ओर निकली हुई थी। बेड पर सब तरफ खून ही खून फैला हुआ था। कातिल ने उसके गले को बेरहमी से काट कर मार डाला था। बेड की हालत देखकर लग रहा था ऋषभ मरने से पहले बहुत तड़पा होगा, क्योंकि बेड और उसके आसपास की चीज़ें इधर उधर बिखरी पड़ी थी। डिटेक्टिव निशांत ने बेडरूम के चारों तरफ नज़र दौड़ाई। फॉरेंसिक टीम भी बेडरूम में अपने आसपास काम करने लगी। कोई ब्रश के साथ कुछ साफ कर रहा था तो कोई अपने कैमरे से पूरे कमरे की तस्वीर लेने में व्यस्त था। एक फॉरेंसिक टीम मेंबर ने निशांत को बोला, सर, मरने वाले का नाम ऋषभ माथुर था और ये उसका खुद का बंगला है और वो यहाँ अकेले ही रहता था। फिंगरप्रिंट वगैरह कुछ मिला? निशांत ने पूछा तो टीम मेंबर ने कहा, सर अभी तो कुछ मिला नहीं, देखते हैं। डिटेक्टिव निशांत ने फोटोग्राफर को देखा और बोला, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, इसका ख्याल रखना। फोटोग्राफर ने बहुत अदब से बोला, यस सर, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा। अचानक निशांत का ध्यान दरवाजे की तरफ जाता है, क्योंकि दरवाजे के आसपास की जगह टूटी हुई थी। निशांत ने बोला, मतलब कातिल यहीं से दरवाज़ा तोड़कर अंदर आया होगा। तो उसका टीम मेंबर आगे आया, जिसका नाम ललित था। ललित लगभग 35 साल के आसपास की ही उम्र का था। उसकी हाइट छोटी और बिल्कुल गोल मटोल सा था। तो उसने बोला, नहीं सर, दरवाज़ा मैंने तोड़ा है, क्योंकि जब मैं अंदर आया तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। निशांत ने उसको आश्चर्य से देखा और फिर बोला, तुमने तोड़ा? ललित, अपने पहले वाले धंधे में आ गए क्या फिर तुम? निशांत ने मजाकिया अंदाज में कहा, हाँ सर, मतलब नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। निशांत ने एक बार फिर से पूरे कमरे में नज़र दौड़ाई और खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। खिड़की को ध्यान से देखने लगा। उसने कुछ सोचा और फिर बोला, अगर दरवाज़ा और खिड़की दोनों अंदर से बंद था तो फिर कातिल कमरे में आया कैसे? उसकी बात सुनकर सब लोग आश्चर्य से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तो इस पर ललित ने कहा, सर एक और ज़रूरी बात, अंदर आने के बाद वो बाहर कैसे गया? उसकी ये बात सुनकर निशांत ने कुछ कहा तो नहीं, मगर एक बार फिर से चारों ओर नज़र घुमाई। तभी उसकी नज़र पास ही में पड़े एक फ़ोटो फ्रेम पर गई। उसमें ऋषभ के साथ 3 और लड़कों की तस्वीर थी। निशांत ने वो तस्वीर ललित को दिखाते हुए कहा, ये ऋषभ के बगल में ये वही लड़का है ना जिसकी अभी 2 दिन पहले ही मौत हुई थी? वो क्राइम सीन भी बिल्कुल इसी तरह का था, दरवाज़ा अंदर से बंद, बिल्कुल सेम, है ना? ललित ने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए हैरान होते हुए निशांत की ओर देखा। ऋषभ के बाकी 2 दोस्त जो उस तस्वीर में थे, उनको निशांत ने पूछताछ के लिए बुलाया। बहुत घुमा फिराकर सवाल पूछने के बाद एक ने बताना शुरू किया, वो लौट आई है, वो अब हम सबको मार डालेगी वो। उसने आगे बताया, आज से करीब हफ्ता भर पहले हम 4 दोस्त एक पार्टी से वापस लौट रहे थे। हम सब ने हल्की पी रखे थे। हम लोग हाईवे नंबर 66 से होकर गुजर रहे थे।
तभी अचानक एक लड़की बगल के झाड़ियों से निकलकर अचानक गाड़ी के सामने आ गई। शायद वो किसी मदद की तलाश में थे। गाड़ी काफ़ी रफ्तार में थी, इसलिए ब्रेक लगाने के बावजूद भी वही हुआ जिसका डर था। हम लोग तुरंत गाड़ी से बाहर निकले तो देखा वो लड़की अब भी जिंदा है, मगर उसकी हालत बहुत बुरी थी। इतना कहकर उस लड़के ने निशांत की ओर देखा। काश काश हमने उसकी मदद की होती, तो निशांत बोला। मगर तुम लोगों ने उसकी मदद नहीं की और वहां से भाग निकले, है ना? निशांत ने उन दोनों को सेकंड डिग्री मर्डर के केस में अरेस्ट कर लिया। तभी ललित एक फाइल के साथ निशांत के पास आया। सर, क्राइम सीन से एक फिंगरप्रिंट मिला है, एक लड़की का, मगर उस लड़की की लाश एक हफ्ता पहले ही हाईवे 66 पर मिली। समझ नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है सर। इस पर निशांत ने कहा, कुछ घटनाएं इंसान की समझ के परे होते हैं ललित। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। आज से करीब 10 साल पहले मैं अपने मामा के यहाँ जैसलमेर गया था। वहाँ जाकर पता चला कि यहाँ तो 2 साल से अकाल पड़ा है और पानी लेने के लिए 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। मामा मामी से मिलने के बाद मेरे मामा का लड़का और मैं पानी लेने के लिए चल पड़े। रास्ते में पैदल चलते हुए थक गए थे और एक जगह पर बैठ गए। तब उसने एक किस्सा सुनाया। पिछले साल पानी की वजह से एक औरत का बच्चा रो रहा था और वो काफ़ी बीमार था, इसलिए वो पानी मांगने हमारे गांव में आई, लेकिन उसको किसी ने पानी नहीं दिया। जब वो वापस लौट रहे थे तो रास्ते में उसको ठाकुर के घर पर पानी दिखाई दिया। तो उसने बिना किसी से पूछे, बिना कुछ सोचे समझे पानी पीने की कोशिश की। जब उसको ठाकुर ने देखा तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया और पता नहीं क्यों कुदाली लेकर उस औरत की तरफ दौड़ा। उस औरत ने भागने की कोशिश की, लेकिन वो ठेस लगकर गिर गई। ठाकुर ने बिना आव दाव देखे कुदाली से उस औरत की बेरहमी से हत्या कर दी। इस घटना के एक आध दिन बाद उस बच्चे की भी बिना पानी के मौत हो गई। कुछ दिनों बाद खबर आई कि उसी कुदाली से ठाकुर को भी किसी ने मार दिया और धीरे धीरे उसके पूरे परिवार को किसी अनजानी ताकत ने मौत के घाट उतार दिया। ये किस्सा सुनने के बाद हम दोनों पानी लेकर वापस गांव की तरफ लौटने लगे। हल्का हल्का अंधेरा हो चुका था। अचानक हमारे सामने एक बच्चा आया और पानी मांगने लगा, लेकिन इतनी दूर से पानी लाने की वजह से हमने उसे मना कर दिया। घर पहुंचकर मैंने खाना खाया और फिर वहीं पेड़ के नीचे चारपाई पर सो गया। अचानक रात को वो ही बच्चा मेरे सामने आया और पानी मांगने लगा। पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया और गुस्से से उससे कहा, चल भाग यहाँ से। और मेरे सामने फिर अचानक ही वो औरत दिखाई दी। अचानक मैं उठ गया और देखा वहाँ कोई नहीं था। मैंने सोचा कि शायद कोई सपना होगा। फिर रात को 2 बजे के आसपास मैं हल्का होने के लिए खुले मैदान की तरफ गया और मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, पानी। मैंने सोचा कि शायद मामी की आवाज़ होगी। फिर मैं वापस चारपाई की ओर लौटा ही था कि तभी अचानक से वही आवाज़ सुनाई दी। अब मैं गुस्से से आग बबूला हो गया और बोला, कौन है? सामने आओ, अभी देता हूँ पानी। इतना कहते ही मेरे पीछे मुझे किसी के होने का एहसास हुआ। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक औरत
कुदाली लेकर खड़े थे। मैं डर के मारे बहुत जोर से भागा और रास्ते में एक पत्थर से ठोकर लगने की वजह से नीचे गिर गया। उसके बाद वो हुआ जिस चमत्कार की मुझे कभी उम्मीद ही नहीं थी। उस रात हल्के बादल थे और अचानक ही कुछ पानी की बूंदें उस औरत पर पड़ी और वो औरत एकदम से गायब हो गई। मैं अपनी जान बचाने के लिए प्रभु को धन्यवाद देने लगा। अगले दिन ही सुबह जल्दी 5 बजे मैंने अपने घर मकराना जाने की ठान ली। मैं अपने मामा मामी को बिना बताए ही निकल पड़ा। स्टेशन पर पहुंचा और वहां बैठे हुए मैंने देखा कि एक बच्चा रो रहा था। मैं घबरा गया, लेकिन वही औरत मेरे पास आई और पानी मांगने लगी। हालांकि मुझे पानी की ज़रूरत थी, लेकिन मैंने अपनी बोतल से उस औरत और उस बच्चे को पानी पिला दिया। उसके बाद वहाँ ट्रेन आ गई और फिर मैं ट्रेन में बैठकर अपने घर पहुँच गया। उसके बाद से मैं हमेशा अपने पास पानी रख कर ही सोता हूँ। तो दोस्तों, ये थी आज की दूसरी कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की आखिरी कहानी की ओर। सन्नाटे को चीरती हुई ट्रेन बढ़ी चली जा रही थी, मगर थोड़ी दूरी पर बने स्टेशन और हाट के बीच ट्रेन की रफ्तार में बाधा आ रही थी। ट्रेन की छुक छुक की आवाज़ और इससे बजने वाली सीटी लगातार घर जल्दी पहुंचने की उम्मीद जगाए हुए थे। आज भी इन पैसेंजर ट्रेनों का भगवान ही मालिक है। एक तो छोटी लाइनों की इन ट्रेनों के स्टॉपेज बहुत पास पास होते हैं, दूसरा इंजन जब चाहे ख़राब हो जाता है। आज भी ट्रेन का इंजन क्या ख़राब हुआ, जैसे मुसीबत ही आ गई। आज ये ट्रेन 3-4 घंटे लेट हो चुकी थी। उस पर डिब्बे की लाइट गुल थी। अंदर और बाहर घुप अंधेरा था। ट्रेन के डिब्बे की सवारियां भी धीरे धीरे स्टेशनों पर उतरती जा रही थी। तभी विजय ने देखा डिब्बा पूरा खाली हो चुका है। ट्रेन अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचने वाली थी। रात के लगभग 9 बज चुके थे। घड़ी में ठीक ठीक समय देख पाना मुश्किल था। पिछले स्टेशन की मंद रोशनी से बस अंदाजा ही लग पाया। एक बुजुर्ग व्यक्ति कंबल ओढ़े उस स्टेशन से चढ़ा और विजय बाबू के पास वाली सीट पर बैठ गया। विजय बाबू के मन में उसे देखकर कुछ तसल्ली हुई कि चलो कोई तो पास बैठा है। तभी विजय ने उससे पूछा, बाबा कहाँ जाना है? पर बाबा ने कुछ जवाब नहीं दिया। विजय बाबू ने फिर से कहा, आज सर्दी पड़ी है ना, और ऊपर से ये ट्रेन भी लेट हो गई। पता नहीं घर कब और कैसे पहुंचेंगे। हाँ, सही कहा बेटा विजय तुमने। तुम्हारा घर तो स्टेशन से 3-4 किलोमीटर दूर भी है और ऊपर से रास्ता भी खराब है। बुजुर्ग के मुंह से अपना नाम सुनकर विजय एकाएक चौंका। उसने कहा, लेकिन बाबा तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? अरे छोड़ो बेटा, मैं तुम्हारे घर गांव को भी जानता हूँ। अब उतरो, स्टेशन आ चुका है। अंदर से घबराए विजय को अंधेरे और बुजुर्ग व्यक्ति से कुछ डर सा लगने लगा। कंपिल रोड स्टेशन पर ट्रेन का स्टॉपेज सिर्फ 2 मिनट का था। हाँ, लेकिन बाबा आपको जाना कहाँ है? तुम्हारे साथ ही चलना है बेटा। मेरे साथ? हाँ, एक परिचित की मौत हो गई है, उसे देखने जाना है। चलो, अब तुम्हारा साथ हो गया तो दूरी का पता नहीं चलेगा। ट्रेन सीटी बजाती हुई जा चुकी थी। स्टेशन पर उतरकर वो दोनों आगे बढ़ने लगे। विजय को अंधेरे सन्नाटे के अलावा और कुछ भी दिख नहीं पा रहा था। तभी अचानक से कुत्तों के रोने की आवाज़ सुनाई दी। जैसे ही वो बुजुर्ग और विजय कुत्तों के नज़दीक पहुँचे, कुत्ते डरकर भौंकते हुए दूर भाग गए। विजय कुछ समझ नहीं सका,
पटरी के सहारे बनी पगडंडी पर विजय और वो बूढ़ा व्यक्ति कंबल लपेटे आगे बढ़े चले जा रहे थे। रात में ना तो पगडंडी और ना ही बूढ़ा दिख रहा था। विजय को एक छाया का बस एहसास हो रहा था। बस इतना सुकून मन में था कि एक से भले दो हैं। उससे बात करते विजय बढ़ता चला जा रहा था। तभी अचानक एक झाड़ से बिल्ली के रोने की आवाज़ आई। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जा रहा था, आवाज़ और तेज होती जा रहे थे। उसका मन बहुत घबराया। वो सोचने लगा कि आज तो अच्छा फंसा अंधेरे में, पता नहीं कैसे कैसे अपशगुन हो रहे हैं। उसे घर की दूरी अब बहुत ज़्यादा महसूस हो रहे थे। तभी अचानक से उसे कुछ दूर रोशनी दिखाई दी। उसके मन को कुछ तसल्ली मिली। सोचा पटरी के किनारे चलो कोई तो मिला। रोशनी और थोड़ी भीड़ के साथ कुछ दूरी सुकून से कटेगी। वो तेजी से कदम आगे बढ़ता जा रहा था, पर वो बूढ़ा वो बहुत ही फुर्ती में दिख रहा था। इतना तेज तो नौजवान भी नहीं चलते हैं। तभी वो बोला, बाबा वो आगे कुछ रोशनी आपको भी दिख रही है क्या? हाँ हाँ बेटा, जल्दी आगे बढ़ो, मेरी मंजिल नज़दीक आ गई है। वो बूढ़े के पीछे से तेजी से आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो रोशनी करीब आई, उसने देखा 10-12 लोग किसी आदमी को उल्टी चारपाई पर लिए जा रहे हैं। उसको देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। ऐसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। लोग तो अक्सर सीधी चारपाई पर लेटते हैं, पर अरे बाबा, ये देखो, ये लोग उल्टी चारपाई लिए जा रहे हैं। बुजुर्ग तेज कदमों से आगे बढ़ता रहा और बढ़कर उस भीड़ को चीरते हुए उस आदमी को कंधा देने लगा। अरे बाबा, ये क्या, आप तो इस आदमी को कंधा देने लग गए। खैर, मुझे रास्ता दो, मुझे आगे भी जाना है, रास्ता दो। शब्द सुनते ही सभी लोगों ने पीछे मुड़कर देखा। हल्की रोशनी में विजय की नज़र जब उनके चेहरों पर पड़ी तो उसके पसीने छूट गए। विजय के पैर वहीं रुक गए। उसका हाल ऐसा हो गया कि काटो तो खून नहीं। वो सोचने लगा, आज वो किस मुसीबत में फंस गया। जिस बात से वो डर रहा था उसी से उसका सामना हो गया। इतने सारे भूत उसने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखे थे। इस अंधेरी रात में वो जाए तो जाए कहाँ? इनसे बचकर भागना भी मुश्किल है। उसको चक्कर आने लगे। तभी वो बूढ़ा ठहाका मारकर हंसने लगा। उन भूतों ने उसको पकड़ लिया। उस भूतों ने सभी भूतों से कहा, लो मैं इसे ले आया, अब उड़ाओ दावत। दावत, इसका मतलब विजय समझ चुका था कि आज उसकी मौत निश्चित है। उसने चारों ओर देखा। पास ही वो शमशान था जहां अक्सर लोगों को दफनाया जाता था। डर की वजह से उसका दिमाग और हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे। भूतों ने उसको पकड़कर ऊपर उछाला तो वो उस चारपाई पर जाकर गिरा। डर के मारे उसे मुंह से राम शब्द निकला और वो चारपाई पर से गिरा। वो लेटा भूत उठकर खड़ा हुआ और बोला, अच्छा हुआ तू आ गया, वरना आज मुझे मरना पड़ता। अब हम सब तुझे खाएंगे। इतना कहते ही उस प्रेत ने उसका गला दबाया। विजय ने खुद को बचाने के लिए अपने हाथ से उसके हाथों को दूर करने की कोशिश की, मगर सारे प्रयास बेकार हुए जा रहे थे। प्रेत की अपार ताकत के आगे इंसानी ताकत नाकाफी साबित हो रहे थे। तभी उसे ईश्वर का ध्यान आया। उसने अपने गले में पड़े हनुमान जी के लॉकेट को पकड़कर हनुमान जी का स्मरण सच्चे मन से किया। ये क्या, हनुमान जी का सच्चे मन से स्मरण करते ही प्रेत की पकड़ कुछ ढीली होने लगी। विजय के मन में जीवन की कुछ जब आस उठी, उसने लॉकेट को कसकर पकड़ लिया
और हनुमान चालीसा का जप करना शुरू कर दिया। डर के मारे हनुमान चालीसा भी साफ साफ पढ़ी नहीं जा रहे थे, लेकिन फिर भी हनुमान जी का नाम करते ही मानो चमत्कार हो गया। मौत के मुंह में समाया विजय मौत को दूर भागता दिख रहा था। प्रेतों ने अचानक से वो चारपाई छोड़ दी और दूर भागने लगे। विजय के शरीर में मानो एक अजीब सी जान आ गई। वो लॉकेट पकड़े राम नाम लेते हुए दौड़ने लगा। इतना तेज शायद वो कभी नहीं दौड़ा था। पटरी की पगडंडी उसे किसी हाईवे से कम नहीं लग रहे थे। भागते भागते वो जैसे तैसे अपने घर पहुंच गया। मगर वो सारे भूतों से उस रात वो कैसे बचा वो बस विजय ही जानता है।